भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों में हिमालय विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए हिमालय से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हम लोग हिमालय का एक विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आइए हम देखते हैं कि सम अप्लाइड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिमालयाज। हिमालय से संबंधित कुछ व्यावहारिक प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है, हिमालय इज रिसोर्स फॉर इंडिया। हिमालय प्रदेश भारत के लिए एक संसाधन है। निश्चित रूप से संसाधन वह वस्तुएं होती हैं जो मानव अपने हित के लिए पहचानता है और उनको प्रयोग में लाता है। तो आज हिमालय एक तृतीयक मोड़दार पर्वत श्रेणी है जो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह किस तरह से संसाधन है, इसको हम विभिन्न बिंदुओं में देखते हैं। पहला बिंदु है हिमालय की संरचना, और संरचना में हम लोगों ने सीखा था कि हिमालय में विभिन्न चट्टानें हैं, विशेष रूप से अवसादी, कायांतरित और आग्नेय। और यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला इत्यादि चट्टानें मिलती हैं जो मानव उनको अपने प्रयोग में लाता है। दूसरा बिंदु है हिमालय की स्थिति। स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि हिमालय दो आपस में पड़ोसी राज्य भारत और चीन के बीच में किस तरह से बैरियर या राजनैतिक अवरोधक के रूप में स्थित है। इस तरह से इसकी स्थिति अपने में ही भारत के लिए एक संसाधन है। तीसरा बिंदु होगा इसकी ऊंचाई। ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय में ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है, और उस ऊंची श्रेणी पर विभिन्न बर्फाच्छादित चोटियां हैं जो निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। और वहां पर विभिन्न पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में विभिन्न चोटियां हैं। और इसके बाद मिडिल हिमालय भी एक संसाधन के रूप में है ऊंचाई की दृष्टि से, जिस पर विभिन्न पर्यटक स्थल विकसित किए गए हैं। अब संरचना, स्थिति और उच्चावच के पश्चात आता है इसका ड्रेनेज। हिमालय का ड्रेनेज भी भारत के लिए एक विशेष महत्व का संसाधन है। हम लोगों ने सीखा कि बृहद हिमालय के ग्लेशियर से विभिन्न हिमनद पूरित नदियां भारत में आती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता। और ये सततवाही नदियां समूचे हिमालय क्षेत्र को और विशेष रूप से गंगा के मैदान को पर्याप्त जल प्रदान करती हैं, जिससे सिंचाई, भूमिगत रिचार्ज और वानिकी का कार्य किया जाता है। प्रवाह के पश्चात हिमालय मृदा की दृष्टि से भी एक संसाधन है। हिमालय प्रदेश के ढलानों पर विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है, जिस पर वानिकी, पश्चिमी हिमालय में फलोद्यान, पूर्वी हिमालय में चाय के बाग तैयार किए जाते हैं। और इसी तरह से हिमालय के अंदर घाटियाँ जैसे बृहद और मिडिल हिमालय के अंतर्गत कश्मीर वैली, कुल्लू मनाली वैली भी संपन्न और उर्वरा युक्त मिट्टी से संपन्न हैं। और इस तरह से उनमें विभिन्न फसलें जैसे गेहूँ, आलू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी घाटियाँ हैं, लेकिन उनको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटद्दून। और उसमें भी मोटी परत उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ स्थित है, जिसमें विशेष रूप से धान की कृषि और अन्य फसलें पैदा की जाती हैं। इस तरह से समूचा हिमालय एक संसाधन है मिट्टी की दृष्टि से। अब आइए हम अगला बिंदु वनस्पति पढ़ते हैं। और वनस्पति की दृष्टि से भी हिमालय अधिक संपन्न है, जैसे कि शिवालिक हिमालय में पतझड़ प्रकार के वन जिसमें जैव विविधता पर्याप्त है। मिडिल हिमालय पर मिश्रित प्रकार के वन जिसमें पतझड़ और ग्रेटर हिमालय के शंक्वाकार
वनों की प्रजातियां मिलती हैं। इसी तरह से ग्रेटर हिमालय पर शंक्वाकार के सघन सदाबहार मुलायम लकड़ी वाले वन मिलते हैं जो विभिन्न उद्योगों में काम आते हैं। और ग्रेटर हिमालय पर ही मुलायम घासें मिलती हैं, जैसे मर्ग घास जम्मू कश्मीर में, बुग्याल और पयाल उत्तराखंड में, जो विशेष रूप से पशुचारण के काम आती हैं। इस तरह से हिमालय के तीनों श्रेणियों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं जो भारत के लिए एक विशेष वरदान और संसाधन हैं। ऐसा ही कश्मीर घाटी और दून भी विभिन्न वनस्पतियों से युक्त हैं, जहां मानव ने उनकी सफाई कर फलोद्यान और अन्य प्रकार के कृषि उत्पाद ले रहा है। इस प्रकार से हिमालय स्थिति की दृष्टि से संसाधन है, उच्चावचीय दृष्टि से संसाधन है, जलवायु की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह शीतकाल में उत्तर की ठंडी शीतल साइबेरियन हवाओं को रोककर भारत को उपोष्ण जलवायु की दशा में रखता है। और इसी तरह से ग्रीष्मकाल में ये हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसून को अवरोधित कर और पर्याप्त वर्षा कराती हैं। इस तरह से हिमालय किस तरह से संसाधन है, आप इसको विभिन्न बिंदुओं में रख सकते हैं। वह भौगोलिक बिंदु है स्थिति, संरचना, उच्चावच, प्रवाह, मृदा, वनस्पति। और जहाँ पर यह सब चीज़ें संपन्न हैं वहाँ निश्चित रूप से मानवीय और आर्थिक विकास होगा ही। और यही परिणाम है कि यहाँ पर परिवहन जाल का विकास हुआ है, यहाँ पर सघन बस्तियों का विकास हुआ है, नगरों का, पर्यटक नगरों का। और इस तरह से यहाँ पर खनन उद्योग और पशुचारण उद्योग, फलोद्यान उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग भी विकसित हुए हैं। इस तरह से इन विभिन्न भौगोलिक बिंदुओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि हिमालय किस तरह से भारत के लिए एक संसाधन है। इसी तरह से एक दूसरा बिंदु हिमालय से संबंधित है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेटर हिमालय। बृहद हिमालय का महत्व, मध्य हिमालय का महत्व और शिवालिक हिमालय का, तीनों का महत्व अलग अलग से पूछा जाएगा। इसलिए आप हिमालय की तीनों श्रेणियों को संसाधन के रूप में अलग अलग लिखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आइए हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय का महत्व क्या है। पहला महत्व इसका है कि यह एक राजनैतिक सीमा का काम करता है भारत और चीन के बीच। ग्रेटर हिमालय की लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी पेटी ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी है, जिसमें विभिन्न पीक हैं, चोटियां हैं और विभिन्न पास या दर्रे हैं। यह निश्चित रूप से एक अनोखापन प्रदान करते हैं बृहद हिमालय को। और यह बर्फाच्छादित श्रेणी निश्चित रूप से न तो चीन को भारत आने देती है, न भारत को चीन। इस तरह से यह एक प्राकृतिक बैरियर है दोनों देशों के बीच, लेकिन इसमें बर्फाच्छादित चोटियाँ निश्चित रूप से भारत के पर्यटकों को आमंत्रित करती हैं, आकर्षित करती हैं। और उन बर्फाच्छादित चोटियों में विभिन्न रूप से ग्लेशियर्स स्थित हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर और ग्रेटर हिमालय के अन्य ग्लेशियर। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड में विभिन्न ग्लेशियर जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान, अनेक ग्लेशियर स्थित हैं जहाँ तक पर्यटक जाते हैं। और इसी तरह से सिक्किम में भी विभिन्न ग्लेशियर और अरुणाचल प्रदेश भी ग्लेशियर से युक्त है। और इसमें विभिन्न पीक हैं, पास हैं। पीक पर तो ग्लेशियर हैं और आप हर ग्लेशियर को इंडिया के मानचित्र पर प्रदर्शित कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी जानकारी पश्चिम से पूर्व आवश्यक है। विशेष रूप से आज ग्लोबल वार्मिंग या पार्थिव ऊष्मन हो रहा है, जिससे वो ग्लेशियर पिघलकर पीछे हट रहे हैं और बहुधा वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इसलिए उनकी लोकेशन आपको स्पष्ट होना चाहिए। और इसी ग्रेटर हिमालय पर विभिन्न पास हैं, दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा,
हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास, उत्तराखंड में भी अनेक पास हैं और इसी तरह से सिक्किम में नाथुला पास, सीसीला पास, छोला पास, बमछोला पास, यहाँ भी विभिन्न पास हैं। विशेष रूप से इन दर्रों में नाथुला दर्रा विशेष महत्व का है, जिससे भारत और चीन के बीच आवागमन होता है। यह विशेष रूप से यहाँ पर सिक्किम और भूटान के बीच चुंबी घाटी से होकर जाता है। इस तरह से ग्रेटर हिमालय उच्चावचीय दृष्टि से विशेष महत्व का है, जो महत्व मध्य और शिवालिक के पास नहीं है। और अगला बिंदु है कि ग्रेटर हिमालय ही हिमनद पूरित नदियों को जल प्रवाहित करता है, न कि मिडिल और शिवालिक, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा। इस तरह से विभिन्न नदियों का यह स्रोत है। और नेक्स्ट बिंदु होगा कि इसकी ऊंचाई के फलस्वरूप यहाँ पर विभिन्न धार्मिक केंद्र हैं और यहाँ पर पर्यटक केंद्रों का भी विकास किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ग्रेटर हिमालय पर शंक्वाकार वन हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं और यह कोनीफेरस फॉरेस्ट मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं, जो कि विभिन्न उद्योगों में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ यह एक अनोखी श्रेणी है। और ग्रेटर हिमालय पर मिट्टी भी कुछ खुरदुरी प्रकार की है और उस पर विभिन्न प्रकार की बागाती कृषि, विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय में ग्रेटर हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर सेब के बाग तैयार किए जाते हैं। इस तरह से ग्रेटर हिमालय विभिन्न दृष्टियों से, स्थिति की दृष्टि से, चट्टानों की दृष्टि से, ऊंचाई की दृष्टि से, जल हिमनदों की दृष्टि से, मिट्टी, वनस्पति इत्यादि दृष्टि से विशेष महत्व का है। और यहाँ पर मुलायम घासें मिलती हैं, जैसे मर्ग, बुग्याल, पयाल, जिस पर यहाँ के स्थानीय लोग अपनी जीविका अर्थात पशुचारण का निर्वाह करते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय का इम्पॉर्टेंस अन्य हिमालय की तुलना में अधिक है, अनोखा है। तीसरा बिंदु है मिडिल हिमालय रेंज प्रोवाइड्स इंडिया बेटर रिसोर्स दैन अदर, अर्थात मध्य हिमालय किस तरह से बृहद और शिवालिक हिमालय की तुलना में भारत को अच्छा, अधिक संसाधन प्रदान करता है। इसमें आपको विशेष रूप से हाईलाइट करना होगा मध्य हिमालय को। इसकी स्थिति सबसे पहले बताना होगा कि स्थिति की दृष्टि से यह विशेष महत्व का है, क्योंकि यह ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। दूसरी चीज़ है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई की दृष्टि से भी यह अन्य दोनों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यह न तो बहुत अधिक ऊंचा है ग्रेटर हिमालय की तरह, जो बर्फ़ से ढका है, दुर्गम है, जलवायु की दृष्टि से निराला है, किंतु यह शिवालिक जैसा कम ऊंचा भी नहीं है। यहाँ पर की गर्मी अधिक पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर एवरेज रहता है इसकी ऊंचाई के फलस्वरूप। और ऊंचाई के ही फलस्वरूप यहाँ पर अनेक हिल स्टेशन बनाए गए हैं, पर्वतीय स्थल, पर्यटक स्थल, जैसे मसूरी, नैनीताल। और इसी तरह से समूचे मिडिल हिमालय पर विभिन्न हिल स्टेशन हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, सिक्किम में गंगटोक। इस तरह से आपके लिए एक होमवर्क है कि मध्य हिमालय पर स्थित सभी हिल स्टेशंस का क्रम से लोकेशन दिखाकर उनको दिमाग में रखिएगा। ये सभी हिल स्टेशन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न धार्मिक स्थल भी हैं। इस तरह से इसकी ऊंचाई और ऊंचाई के फलस्वरूप औसत जलवायु एक विशेष स्थान देती है मध्य हिमालय को। अब हम मध्य हिमालय में इसका और एक विशेष महत्व देखते हैं कि यहाँ से वर्षा जल पूरित नदियाँ भारत की तरफ प्रवाहित होती हैं। यह भी अपने में एक अनोखापन है। हम हिमालय पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी भी ग्रेटर और शिवालिक की अपेक्षा अधिक विकसित है
और विशेष रूप से ग्रेटर हिमालय के उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल के सहारे मिलने वाली घाटियों में मिट्टियाँ अत्यधिक उपजाऊ हैं। इस तरह से मृदा की दृष्टि से भी यह जलोढ़ उर्वरा संपन्न मिट्टी से युक्त है। इसीलिए तो मिडिल हिमालय के उत्तर घाटियों में विशेष रूप से गेहूँ, आलू इत्यादि उत्पादित होता है, जबकि दक्षिणी ढाल के सहारे घाटियों में दून में विशेष रूप से धान की खेती होती है। इस तरह से मृदा की दृष्टि से भी मिडिल हिमालय अन्य दोनों की तुलना में अधिक अच्छा है। अब हम आते हैं वनस्पति। वनस्पति की दृष्टि से भी मध्य हिमालय अधिक संपन्न है, क्योंकि मध्य हिमालय में ग्रेटर हिमालय की प्रजाति की शंक्वाकार वनस्पतियाँ भी मिलती हैं और मध्य हिमालय पर शिवालिक के पतझड़ प्रकार के वन भी मिलते हैं। इस प्रकार मध्य हिमालय पर मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें कड़ी लकड़ी और मुलायम लकड़ी दोनों मिलती है। इस तरह से एक ही स्थान पर कड़ी और मुलायम लकड़ी आधारित उद्योगों को अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है और अधिक संपन्न वनस्पति के ही फलस्वरूप मिडिल हिमालय के पश्चिमी भाग में फलोद्यान की कृषि जैसे सेब और विभिन्न प्रकार के फल, और मध्य हिमालय के पूर्वी भाग में जहाँ पर्याप्त वर्षा हो जाती है, चाय के सघन जंगल हैं। इस तरह से मध्य हिमालय ग्रेटर और शिवालिक की तुलना में अधिक संसाधन संपन्न है और यही कारण है कि बड़े बड़े पर्यटक नगर इसी मध्य हिमालय पर ही विकसित हैं और सघन जनसंख्या या बड़े गांव मध्य हिमालय, उसके ढलान या उसके उत्तर और दक्षिण घाटियों में विकसित हुए हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि मध्य हिमालय आर्थिक दृष्टि से बृहद और शिवालिक की तुलना में अधिक संपन्न है। इसके बाद अगला बिंदु है ट्रांसवर्स सब डिवीजन ऑफ द हिमालयाज, हिमालय का अनुप्रस्थ उपविभाग। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य का अर्थ होता है कि एक छोर से और दूसरे छोर तक उसका विभाजन, जिसमें हम लोगों ने हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन में बृहद हिमालय श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी और शिवालिक हिमालय श्रेणी और इन्हीं का पूर्वांचल हिमालय में विस्तार का वर्णन किया था और उसमें विशेष रूप से हिल रेंजेज, पीक्स, पास इन तथ्यों पर बल दिए थे। लेकिन यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन करना है। अनुप्रस्थ माने होता है आर पार का विभाजन या वर्गीकरण। हिमालय को आर पार वर्गीकरण करने में, काटने में विशेष रूप से हिमालय की नदियाँ हैं, जो कि ज़्यादातर पूर्ववर्ती हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र प्रथम क्रम की और यमुना, गंगा, काली, कोसी द्वितीय क्रम की। लेकिन हम लोग यहाँ पर नदियों को ही आधार न मानकर प्राकृतिक राज्यों की राजनैतिक सीमाओं को आधार बनाते हैं। जैसे सबसे उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर हिमालय स्थित है, जिसकी पूर्वी सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल राज्यों की सीमा है। यह पूर्णतः राजनैतिक सीमा है। और इसके पूर्व में दूसरा पार्ट है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय की पूर्वी सीमा पर स्थित है यमुना नदी और यमुना की एक सहायक नदी है टोन्स। इस तरह से यमुना और टोन्स नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, जिसको आप मानचित्र पर अच्छी तरह से देख लेंगे कि हिमाचल के किन जिलों और उत्तराखंड के किन जिलों के बीच से या सीमा से होकर यमुना और टोन्स प्रवाहित होती है। इस तरह से पहला जम्मू कश्मीर हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय। कुछ विद्वान सतलज नदी को ही सीमा बनाते हैं कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय, लेकिन यह उचित नहीं है क्योंकि सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बीच से गुजरती है। इसलिए जम्मू कश्मीर हिमालय और
हिमाचल हिमालय की सीमा राजनैतिक है। और इसी तरह से हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय की सीमा राजनैतिक भी है, लेकिन संयोग से यमुना नदी और टोंस नदी प्राकृतिक हैं। अब हम उत्तराखंड हिमालय देखते हैं, जिसकी पश्चिमी सीमा टोंस और यमुना है, लेकिन पूर्वी सीमा काली नदी है। संयोग से काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के सहारे बहती है, राजनैतिक सीमा, लेकिन यह एक प्राकृतिक सीमा भी है। इस तरह से उत्तराखंड हिमालय की तीनों श्रेणियों का अध्ययन उत्तराखंड हिमालय में पढ़ेंगे। अब पूरब में आता है नेपाल हिमालय, जिसका अध्ययन भारत में नहीं किया जाएगा, किंतु यह हिमालय के अनुप्रस्थ वर्गीकरण में आएगा ही। और इसकी पश्चिमी सीमा काली नदी है और पूर्वी सीमा कुछ विद्वान तीस्ता कहते हैं, लेकिन तीस्ता नहीं है, क्योंकि तीस्ता नदी सिक्किम के लगभग बीच से होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। इसलिए नेपाल हिमालय की पूर्वी सीमा कंचनजंगा चोटी है और कंचनजंगा चोटी जल विभाजक का काम करती है। कंचनजंगा के ठीक दक्षिण में नेपाल और सिक्किम की सीमा के सहारे एक श्रेणी है सिंगालीला। इस तरह से सिंगालीला नेपाल हिमालय की पूर्वी सीमा है। फिर सिंगालीला और कंचनजंगा चोटियों के पूरब में सिक्किम राज्य स्थित है और इसको सिक्किम हिमालय भी कहा जाता है। लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय के अंतर्गत सिक्किम हिमालय आता है, भूटान हिमालय आता है और असम और अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल हिमालय आता है। इस अरुणाचल हिमालय को पहले असम हिमालय कहा जाता था, जब अरुणाचल प्रदेश और असम एक था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अलग होने पर यह अरुणाचल हिमालय कहा जाता है। हाँ, इसी तरह से यहाँ भी जब पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक साथ एक राज्य थे, तब इस हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता था, क्योंकि पंजाब का क्षेत्रफल अधिक था और उसी के साथ हिमाचल मिला हुआ राज्य था, उसका क्षेत्र कम था, इसलिए इसको पंजाब हिमालय कहा जाता था। लेकिन जब पंजाब से हिमाचल प्रदेश अलग हो गया और हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से हिमालय की गोद में बस गया, तब से इसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिक्किम हिमालय कहा जाता है और यहाँ पर अरुणाचल हिमालय कहा जाता है, न कि असम हिमालय। और जब साँपो या ब्रह्मपुत्र या दिबांग नदी अरुणाचल हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों को काटकर सादिया में असम के प्लेन में प्रवेश करती है, तब इस साँपो नदी ने ग्रेटर हिमालय को काटते समय एक गार्ज का निर्माण किया है, जिसको कोरबा गार्ज कहा जाता है। कोरबा गार्ज भी एक ट्रांसवर्स कटान का काम करता है और कोरबा गार्ज से पूरब में ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय तीनों श्रेणियां दक्षिण की तरफ मुड़ गई हैं, जिसमें इनको नागा हिमालय, पटकोई हिमालय रेंज, लुसाई और मिजोरम हिमालय कहा जाता है। इस तरह से तीनों श्रेणियां दक्षिण मुड़ गई हैं और कोरबा गार्ज से नामचा बरुआ के सीध के ठीक पूर्व वाले इस पूरे भाग को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। इस तरह से यदि आप ध्यान दें तो सिक्किम और अन्य 7 सिस्टर को पूर्वी हिमालय कहते हैं, लेकिन उसके भी उपविभाग किए गए हैं। इसलिए पूर्वी हिमालय एक व्यापक शब्द है, ईस्टर्न हिमालय, और पूर्वांचल हिमालय यहाँ पर नागा से लेकर के नागालैंड से लेकर और मिजोरम तक को कहा जाता है। ये रहे हिमालय के ट्रांसवर्स क्लासिफिकेशन, अनुप्रस्थ वर्गीकरण। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मेघालय में भी 3 श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जो कि मेघालय पठार का उत्तरी कगार है और इनका संपर्क पूर्वांचल हिमालय की बरैल श्रेणी से भी है, बरैल श्रेणी के संपर्क में है। इसलिए मेघालय पठार के उत्तरी भाग पर स्थित गारो, खासी और जैंतिया को जियोलॉजिस्ट
गोंडवाना हिमालय भी कहते हैं। वस्तुतः इसकी चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार के अर्थात छोटा नागपुर पठार से मिलती जुलती हैं, उसी क्रम की हैं और उसी प्रकृति की हैं, लेकिन यह भौगोलिक कारणों से मालवा गैप से अलग होने के कारण पठार का पार्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आज यह पूर्वांचल हिमालय के संपर्क में होने के फलस्वरूप गोंडवाना हिमालय इसलिए कहलाता है कि यह वस्तुतः गोंडवाना लैंड का भाग है, उसकी चट्टानें हैं, लेकिन हिमालय के संपर्क में है, इसलिए इसको गोंडवाना हिमालय कहा जाता है। यह रहा हिमालय का अनुप्रस्थ वर्गीकरण। वर्गीकरण में निश्चित रूप से आप राजनैतिक सीमाएं जरूर बनाएंगे और एक एक का विवरण अलग अलग देंगे। यदि छोटा प्रश्न है तो आप शॉर्ट आंसर इतना ही पर्याप्त है। थोड़ा डिटेल लिखना होगा तो निश्चित रूप से कश्मीर हिमालय में आप सबसे उत्तर से दक्षिण सभी चोटियों का क्रम और उनकी विशेषताएं बताएंगे। जैसे सबसे उत्तर में काराकोरम रेंज, जो वस्तुतः हिमालय की रेंज नहीं है, काराकोरम फेज ग्रेटर हिमालय से पहले का है। फिर उसके दक्षिण में लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, फिर ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय या पीर पंजाल और शिवालिक। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जास्कर रेंज, ग्रेटर हिमालय, धौलाधर रेंज या मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक के यहाँ पर 16 सिंघी रेंज भी कहा जाता है और शिवालिक को मैनाक पर्वत भी कहते हैं। इसी तरह से हिमालय की तीनों श्रेणियों का वर्णन करते समय वस्तुतः नेपाल हिमालय का विवरण आपको भारत के अध्ययन के साथ नहीं देना है, लेकिन यहाँ इतनी जानकारी तो रहे ही कि यहाँ पर बृहद हिमालय को सागरमाथा और मध्य हिमालय को महाभारत रेंज और शिवालिक हिमालय को चुरिया घाटी हिल या चुरिया मुरिया रेंज कहा जाता है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में डफला रेंज, मिकिर, मिसमी इत्यादि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु हमारा है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन द शिवालिक। शिवालिक हिमालय में जैव विविधता अधिकतम है। इसका कारण क्या है? इसमें आपको सबसे पहले शिवालिक की स्थिति देना होगा कि यह तीनों हिमालय श्रेणियों की दक्षिणतम श्रेणी है और यह हिमालय की दोनों श्रेणियों तथा मैदान के मध्य में स्थित है और इसकी हाइट भी देना होगा कि इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1100 मीटर है। इस प्रकार से शिवालिक एक संक्रमण पेटी में स्थित है, पर्वत उत्तर की तरफ और मैदान दक्षिण की तरफ, और शिवालिक की ही तलहटी पर भाभर और तराई क्षेत्र स्थित है। पूछा जा रहा है कि अधिकतम जैव विविधता शिवालिक में ही क्यों मिल रही है, जिसके लिए आपको उत्तर में 2 चीज़ देना होगा। पहला, यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन, उष्ण और उपोष्ण दशा। उपोष्ण दशा क्यों है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर अधिकतम उत्तर में लंबवत होता है, इसलिए शिवालिक हिमालय सबसे अधिक सूर्यातप और तापमान प्राप्त करता है और जैव विविधता के लिए अधिक सूर्यातप जरूरी है, क्योंकि अधिक सूर्यातप और अधिक सूर्य के प्रकाश से ही वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बढ़ती हैं। और इसी तरह से दूसरा बिंदु होगा कि शिवालिक के दक्षिणी ढलान पर ही अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा के फलस्वरूप यहाँ पर वनस्पति के बीजों का तेजी से अंकुरण और उनकी वृद्धि होती है। इस तरह से शिवालिक के विशेष रूप से दक्षिणी ढलान पर वनस्पतियों की विविधता और उनकी सघनता पाई जाती है। और इसी तरह से और एक विशेष बात और है कि यहाँ पर मध्य हिमालय के विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का बीज शिवालिक पर आता है और मैदान के वनस्पतियों या पतझड़ वृक्षों का भी बीज शिवालिक तक जाता है वायु द्वारा। इस प्रकार शिवालिक वनस्पति की दृष्टि से अधिक संपन्न है। विशेष रूप से ग्रेटर और मिडिल में उतनी न तो डाइवर्सिटी विविधता मिलती है, न वृक्षों की सघनता।
और शिवालिक में सबसे अधिक मिलती है, विशेष रूप से इसके दक्षिणी ढलान पर। एक कारण और हो सकता है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। शिवालिक पहाड़ की श्रेणियों पर इसके उत्तरी और दक्षिणी ढलानों पर जलोढ़, उर्वरा युक्त, ह्यूमस युक्त, मिनरल युक्त उपजाऊ मिट्टी है, जो वनस्पतियों के अंकुरण और विकास के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। इस तरह से शिवालिक क्यों जीवमंडल की दृष्टि से अधिक संपन्न है, इसका एक कारण तो इसकी स्थिति, इसकी जलवायु, इसकी मिट्टी है। इस तरह से शिवालिक जैविक विविधता के दृष्टि से अन्य दोनों की तुलना में अधिक संपन्न है। अगला बिंदु है हिमालय के संदर्भ में कि द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज हैज़ रिच बायोस्फीयर। हिमालय की तीनों श्रेणियों के दक्षिण ढलान पर जीवमंडल अधिक संपन्न है। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको बताना होगा कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं समानांतर, जिसके दक्षिणी और उत्तरी 2 ढलान हैं। अब दक्षिणी ढलान पर जीवमंडल क्यों अधिक संपन्न है, इसके लिए आपको संपन्न जीवमंडल के कारणों को बिंदुवार दक्षिणी ढलान पर बताना होगा। इसमें पहला बिंदु है कि वनस्पतियों के विकास के लिए अधिक सूर्य प्रकाश और सूर्यातप की आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य हमेशा साल भर हिमालय के दक्षिण ही लंबवत चमकता है। चाहे दिसंबर में मकर रेखा पर, मार्च में भूमध्य रेखा पर और जून में कर्क रेखा पर। कर्क रेखा से उत्तर जून कभी नहीं जाता, इसीलिए हिमालय के दक्षिणी ढलान पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, न कि उत्तरी ढलान पर। उत्तरी ढलान पर सूर्यातप, सूर्य का प्रकाश न्यूनतम होता है। इस तरह से सूर्य प्रकाश से वनस्पति की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर वनस्पति विकास करती हैं, और दक्षिण से ही सूर्यातप आता है, अर्थात हीट, और वह हीट, सूर्य की ऊष्मा दक्षिणी ढलानों पर अधिक प्राप्त होती है, जो वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल होती है। इस तरह से हिमालय पर्वत के तीनों श्रेणियों के दक्षिण ढलान पर जलवायु दशा जैव विविधता के लिए अधिक अनुकूल है। इसी तरह से वनस्पतियों के विकास के लिए दूसरी आवश्यकता है जल की प्राप्ति। हिमालय के तीनों श्रेणियों के दक्षिण ढलानों पर जल उपलब्ध है, पर्याप्त है, जिसके 2 कारण हैं। एक, हिमालय के ग्लेशियर से निकला हुआ जल दक्षिण की तरफ ही प्रवाहित होता है, और दूसरा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, चाहे वो बंगाल खाड़ी शाखा का हो, चाहे वो अरब सागरीय शाखा का हो, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर ही पर्वतीय वर्षा करता है, अर्थात शिवालिक के दक्षिणी ढाल, मध्य हिमालय का दक्षिणी ढाल और कभी कभी ग्रेटर हिमालय का दक्षिणी ढाल ही अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पर्याप्त वर्षा जल के फलस्वरूप वनस्पतियां वहां पर वृद्धि करती हैं। इस तरह से हिमालय के दक्षिणी ढाल पर अधिक संपन्न जीवमंडल होने का एक कारण तो सूर्यातप है, दूसरा कारण वर्षा की प्राप्ति है, तीसरा कारण यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है। हिमालय की तीनों श्रेणियों के दक्षिणी ढलानों पर अनाच्छादन कार्यक्रम अर्थात अपक्षय और अपर्दन तेज होता है। वह चाहे हिमानी अपर्दन हो, चाहे जलीय अपर्दन हो, या चाहे जैविक अपर्दन हो, मिट्टियाँ अधिक विकसित होती हैं जो खनिज युक्त और ह्यूमस युक्त होती हैं। इस तरह से हिमालय के दक्षिण ढाल मिट्टी की दृष्टि से भी उपयोगी हैं, अनुकूल हैं वनस्पतियों के विकास के लिए। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर जल की उपलब्धता, सूर्यातप की प्राप्ति और अच्छी मिट्टी की स्थिति अधिक संपन्न जीवमंडल को सहारा देती है। यहाँ पर कभी कभी एक विवाद खड़ा हो जाता है कि हिमालय पर्वत की तीनों श्रेणियों का दक्षिणी ढाल खड़ा है, उत्तरी ढाल सामान्य है, इसलिए दक्षिणी खड़े ढाल पर अधिक वनस्पतियों का विकास कैसे होगा। लेकिन खड़ा ढाल का मतलब नहीं हुआ कि वर्टिकल स्लोप में 90 डिग्री का स्लोप।
खड़ा ढाल का मतलब हुआ कि 45 और 50 डिग्री का ढाल, और इतने पर वनस्पतियां अपने को सपोर्ट करती हैं। इसलिए दक्षिणी ढाल पर वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, और जहाँ वनस्पतियाँ रहेंगी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव भी रहेंगे। इसलिए दक्षिणी ढाल पर बायोस्फीयर अधिक संपन्न है, जिसका आप टेस्ट या परीक्षण भी ले सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय में जितने जीवमंडलीय भंडार या नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाए गए हैं, वह सब के सब हिमालय के दक्षिणी ढाल के सहारे ही हैं। जैसे नंदा देवी बायोस्फीरिक रिजर्व, नैनीताल बायोस्फीरिक रिजर्व, और इसी तरह से आप नामधाता बायोस्फीरिक रिजर्व नेशनल पार्क, इसको आप होमवर्क के रूप में हिमालय का एक मैप बना के जितने जीवमंडलीय भंडार और राष्ट्रीय पार्क हिमालय क्षेत्र में हैं उनको लोकेट कर लेंगे तो आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर जीवमंडल अधिक संपन्न है।